Hello and welcome to all. It is the first part of our complete PHP course. PHP is a web development course where you can learn how to create and develop website. In this course, we will discuss about PHP from basic to advanced. And we will also cover all the basic tools and supporting languages or scripts which are required for making a PHP website. Now, let's start. Well, the first question that arises is what is PHP? कि भाई आखिर PHP है क्या? Fine. Well, PHP is a server-side scripting language. PHP एक server-side scripting language है. It means it needs a web server for working. PHP language को work करने के लिए एक web server या एक server का framework चाहिए होता है. With the help of PHP, we can create both static as well as dynamic websites. Fine. PHP के थ्रू हम लोग static भी websites बना सकते हैं और डायनेमिक वेबसाइट्स भी बना सकते हैं. फाइन. अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तुम लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये स्टैटिक क्या होता है और ये डायनेमिक क्या होता है. इन जनरल ऑल द वेबसाइट्स वेयर चेंजेस आर नॉट पॉसिबल. फाइन. जहां पर चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं उन वेबसाइट्स को हम लोग कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट. whereas all the websites which are dynamic in nature, it means website in which data will change for every user is termed as a dynamic website. मतलब यहाँ पर चेंजेस रेगुलर होते रहते हैं. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज यू आर यूजिंग योर फेसबुक और गूगल. अभी जो हम लोग का फेसबुक और गूगल है इसमें क्या होता है भाई, वी हैव ओनली वन सिंगल पेज. यहाँ पर एक सिंगल पेज होता है और हर यूजर जब लॉग इन करता है तो उसको अपने पेज पे अपनी ही प्रोफाइल शो होती है. सिमिलरली गूगल में वी हैव अ सिंगल सर्च पेज, बट व्हेनेवर वी आर सर्चिंग समथिंग उसी सिंगल फ्रेम में या उसी सिंगल लेआउट में हमें हमारे सर्च रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं. इस टाइप के पेजेस को हम लोग कहते हैं डायनेमिक, जहां पर स्ट्रक्चर तो सिमिलर रहेगा बट डेटा हर बार वहां पर चेंज होता रहेगा विद इन दैट सेम पेज, और पेज का एड्रेस भी जनरली चेंज नहीं होता है. मतलब क्या हुआ भाई कि पेज का एड्रेस सिमिलर है, पेज का लेआउट सिमिलर है, बट डेटा हर बार चेंज हो रहा है. तो ऐसी वेबसाइट्स को हम लोग कहते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स. वेयर एज सेकंड कैटेगरी इज स्टैटिक. अब स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है भाई? स्टैटिक वेबसाइट जनरली एक तरीके की शोकेस वेबसाइट होती है जिसमें डेटा चेंज नहीं होता है. इट मींस अगर यहाँ पर तुम लोगों ने यूआरएल को चेंज करा तो भी डेटा चेंज हो जाएगा. अगर सेम यूआरएल ओपन करोगे तो डेटा तुम्हारा एज इट इज बना रहेगा. मतलब यहाँ पर डेटा किसी भी पेज का मॉडिफाइबल नहीं होता है. अभी जितनी भी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, इन स्टैटिक वेबसाइट में चेंजेस करने के लिए हम लोगों को हर बार करनी पड़ती है कोडिंग, और हम लोगों को बनाने पड़ते हैं हर बार सेपरेट पेजेस. whereas डायनेमिक वेबसाइट में अगर कभी भी कोई भी चेंज करना होता है तो यहाँ पे कोई भी हम लोगों को कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, कोई भी हम लोगों को पेज नहीं क्रिएशन करना पड़ता है. वी जस्ट सिंपली हैव टू फॉलो अ वेरी सिंपल फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर. इनमें एक फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, बस हम लोग सिंपली इस फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं और हम लोगों का पेज चेंज हो जाता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करो अगर फेसबुक में मुझे अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा भाई, मैं अपनी प्रोफाइल पे जाऊंगा और वहां पर जाके मैं चेंज प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा. जब मैं ऐसा करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर फीचर प्रोवाइड करेगा जहां से मैं अपनी मन की पिक्चर को सिलेक्ट करके डायरेक्टली अपलोड कर सकता हूँ. इट मींस यहाँ पर मुझे कोई भी कोडिंग नहीं करनी पड़ी और मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करा. Whereas सपोज आई एम वर्किंग विद अ स्टैटिक वेबसाइट नाउ. अगर यहाँ पे मैं कोई स्टैटिक वेबसाइट के साथ वर्क कर रहा हूँ तो स्टैटिक वेबसाइट में पहले मुझे कोड करना पड़ेगा अपनी इमेज के लिए, फिर मुझे अपने उस इमेज वाले कोड को अपने पेज के कोड में एम्बेड करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर के मेरा वो जो इमेज है वहां पर अपलोड होगा और वो फिर वर्क कर पाएगा. सो इट इज टर्म्ड एज अ स्टैटिक साइट. अब बात करते हैं पीएचपी की भाई. तो ये जो पीएचपी है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, लेकिन इसका पहले नाम था पर्सनल होम पेज. पर्सनल होम पेज नाम क्या था भाई? बिकॉज 90% वेबसाइट जो हम लोग पीएचपी से बनाते हैं ये सारी की सारी वेबसाइट्स होती हैं डायनेमिक नेचर की, और डायनेमिक नेचर की वेबसाइट में हम लोग यहाँ पर यूजर लॉगिन का फीचर प्रोवाइड कर सकते हैं. इट मींस इसके थ्रू स्टूडेंट्स, टीचर्स और मल्टीपल इंडिविजुअल्स और मल्टीपल यूजर्स अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपना एक पर्सनल स्पेस यूज कर सकते हैं. बिकॉज ये हर एक यूजर को लॉगिन करने का फीचर प्रोवाइड करता था, इसीलिए इसका नाम रखा गया पर्सनल होम पेज. इट मींस जितनी भी वेबसाइट्स हम लोग आज की डेट में यूज कर रहे हैं, वेदर इट्स योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल आईडी, फाइन, जितनी भी हम लोगों के अकाउंट्स है जहाँ पे हम लोग बस अकाउंट क्रिएशन और अपने अकाउंट को एक्सेस करने का ऑप्शन अवेलेबल है, ऑल दीज आर मेड बाय यूजिंग पीएचपी और पर्सनल होम पेज. फाइन. या फिर कुछ इसी टाइप की टेक्नोलॉजीज वहां पर यूज होती हैं. PHP script can only be interpreted on a server that has PHP installed. फाइन. अब PHP को वर्क करने के लिए एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है. अब क्या होता है सर्वर, अभी हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे. तो चलो एक बार हम लोग इसी को फिर से डिस्क्राइब करते हैं
वेल वी हैव दिस PHP लोगो ओवर दिस साइड, ये PHP का लोगो है। चलो समझते हैं PHP कहाँ से आई। तो भाई PHP started out as a small open source project that evolved as more and more people found out how useful it is. Fine. मतलब इनिशियली भाई PHP क्या थी? इनिशियली PHP एक ओपन सोर्स लैंग्वेज थी। अब ओपन सोर्स के बारे में अगर किसी को पता करना हो तो तुम लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 10th के कुछ वीडियोस देख सकते हो लास्ट वाले, जहाँ पे मैंने ओपन सोर्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। अब ये PHP क्या थी भाई? PHP एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था स्टार्टिंग में। ओपन सोर्स का मतलब जिसका सोर्स कोड सबके लिए अवेलेबल होता है, जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करके अपना खुद का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना सकता है। फाइन। तो PHP स्टार्टिंग में एज अ सोर्स कोड, एज अ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी, जिसको हर यूजर ने अपनी अपनी तरह से थोड़ा अलग अलग तरीके से यूज करा। और जो PHP का सबसे ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल वर्जन बाद में लॉन्च हुआ, उसको लॉन्च करा रास्मस लर्डॉफ ने। रास्मस लर्डॉफ ने इसका 1994 में एक वर्जन लॉन्च करा, जिसको मॉडिफाई करके हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं। अब उस टाइम पे PHP का फुल फॉर्म रखा गया था पर्सनल होम पेज, बट टाइम की नीड को देखते हुए PHP का फुल फॉर्म चेंज करके रख दिया गया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है HTML, और प्री प्रोसेसर का मतलब होता है कुछ ऐसे फंक्शंस जो क्या कर रहे हो, हमारे वेब पेजेस को प्रोसेस कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे वेब पेजेस को प्रोसेस कर रही हो। अब ऐसा क्यों है भाई? बिकॉज आज की डेट में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2020, तो PHP जनरली यूज होता है एज अ सर्वर। फाइन। PHP को हम लोग 90% जगहों पर यूज करते हैं एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज। तो इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे HTML के पेजेस पे या फिर हमारे वेब पेजेस के पेजेस को प्रोसेस करना और उनको यूजर को एज अ वेबसाइट प्रोवाइड करना। फाइन। Now PHP is a server side scripting language. PHP एक server side scripting language है that is embedded in HTML। मतलब क्या हुआ भाई? ये जो हमारी PHP है, ये PHP के कोड स्टैंड अलोन वर्क नहीं करते हैं। इस PHP के कोड को हम लोग अपने HTML के पेज में, फाइन, मतलब हम लोग अपने HTML के पेज के अंदर ही कहीं पर PHP को इन जनरल लिखते हैं। फाइन। It is used to manage dynamic content, databases, session tracking, इवन बिल्ड एंटायर ई-कॉमर्स वेबसाइट। PHP के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? हम लोग PHP के थ्रू डायनामिक वेबसाइट्स को बना सकते हैं, डायनामिक कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, डेटाबेसेस को मैनेज कर सकते हैं, यूजर का सेशन यानी यूजर ने कब लॉग इन करा है, कब लॉग आउट करा है, और लॉग आउट करने के बाद वापस से वो बैक बटन पर क्लिक करके लॉग इन ना करे, इन सारी चीजों को मैनेज करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग एक कंप्लीट ई-कॉमर्स वेबसाइट को भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PHP। इट इज इंटीग्रेटेड विद द नंबर ऑफ पॉपुलर डेटाबेसेस। अब PHP को हम लोग बहुत सारे डेटाबेसेस के साथ यूज कर सकते हैं, जिनमें मोस्ट पावरफुल जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज MySQL। देन वी हैव PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL Server एंड सम अदर्स। तो ये कुछ ऐसे डेटाबेसेस हैं जिनके साथ हम लोग मोस्टली PHP को यूज करते हैं। अब बात करते हैं इस एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की कि आखिर ये सर्वर क्या है। तब से मैंने बताया कि PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो एक्चुअल में सर्वर होता क्या है भाई? तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर की टर्म्स में, जो हमारा नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क में एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है। इन आवर नेटवर्क वी हैव अ सेंट्रल कंप्यूटर, और उस सेंट्रल कंप्यूटर से हमारे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। उसी सेंट्रल कंप्यूटर को हम लोग इजी वर्ड्स में सर्वर कहते हैं। अ वेब सर्वर इज अ सर्वर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेडिकेटेड टू रनिंग द सॉफ्टवेयर। एक वेब सर्वर क्या होता है भाई? वेब सर्वर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर या फिर एक हार्डवेयर होता है जिसका काम होता है सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करना। दैट कैन सेटिस्फाई क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इसका काम होता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को वर्ल्ड वाइड वेब में सेटिस्फाई करना या फिर उसको एक्सेप्ट करके सर्व करना। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ। फाइन। सपोज करो एक सर्वर था और वहां पर बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स थे जो सर्वर से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब सपोज करो यहाँ पे 6 क्लाइंट्स है और एक सर्वर है। अब यहाँ पर क्या होगा भाई? सारे के सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स, अभी जहाँ पे मैंने C लिखा हुआ है, ये C हमारे कंप्यूटर्स हैं, और ये जो S है ये कोई सेंट्रल कंप्यूटर है जिसमें हमारी वेबसाइट की डेटा स्टोर्ड है। फाइन। तो इन जनरल जब भी कोई यूजर किसी भी वेबसाइट की डेटा के लिए URL को अपने ब्राउजर पर टाइप करता है, तो भाई वो एज अ रिक्वेस्ट जाती है हमारे वेब सर्वर के पास, और यहाँ से वेब सर्वर क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को रीड करके प्रोसेस करता है और कस्टमर को वापस से उसकी वेबसाइट प्रोवाइड कर देता है। फाइन। अगर इस कंडीशन में कोई भी ऐसा कस्टमर जो कि ऑथेंटिक ना हो, अगर वो रिक्वेस्ट करे वेबसाइट के लिए, तो सर्वर उस कस्टमर को वहां पर आइडेंटिफाई करके ब्लॉक करने का भी काम करता है। फाइन। सो दीज आर सम कॉमन थिंग्स व्हिच आर डन बाय आवर वेब सर्वर। फाइन। अ वेब सर्वर कैन इन जनरल कंटेन वन और मोर वेबसाइट। अब ये जो हमारा एक सर्वर है, इसमें एक से ज्यादा वेबसाइट्स हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है सर्वर के साइट के ऊपर, साइज के ऊपर। अगर हम लोग एक छोटा सर्वर यूज कर रहे होंगे तो उसमें हम लोग मैक्सिमम एक वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, बट इफ इन केस यू आर यूजिंग अ बिग सर्वर, इन दैट केस यू कैन यूज मल्टीपल वेबसाइट्स इन जस्ट अ सिंगल सर्वर। फाइन। A web server processes incoming network request over HTTP and several other related protocols। अब वेब सर्वर क्या करता है भाई? HTTP और बाकी सारे प्रोटोकॉल्स के साथ मिल करके
हमारे नेटवर्क से आने वाली सारी रिक्वेस्ट को मैनेज करता है, उनको एक्सेप्ट करता है और टाइम टू टाइम उनको सर्व करता रहता है ताकि सारे कंप्यूटर्स वेबसाइट को यूज कर सकें। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ वेब सर्वर टू स्टोर, प्रोसेस एंड डिलीवर वेब पेजेस। फाइन, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है भाई इसका? नंबर 1 पे इसका सारा काम होता है सारे जितनी वेबसाइट्स हैं उनकी आने वाली जितनी भी प्रोसेसेस हैं, फाइन, जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उनको एक्सेप्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना और टाइमली डिलीवर करना वेब पेजेस को। फाइन, द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर टेक्स प्लेस यूजिंग हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब एक क्लाइंट और कंप्यूटर सर्वर को कनेक्ट करने का काम करता है HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि व्हाट इज HTTP? तो भाई इन जनरल HTTP इज अ प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि बताते हैं कि भाई कैसे कोई भी HTML का पेज हमारे वेब सर्वर या फिर हमारे कंप्यूटर्स में लोड होगा और वर्क करेगा। फाइन, वेल इस थ्योरी में कुछ पार्ट को हम लोगों को डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पार्ट। फाइन, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए है। पेजेस डिलीवर्ड आर मोस्टली फ्रीक्वेंटली HTML डॉक्यूमेंट्स। अब जितने भी पेजेस सर्वर एक्सेप्ट करता है या उनको मैनेज करता है, सर्वर पर आने वाले 90% पेजेस होते हैं HTML के पेजेस। इसीलिए हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का में HTML को बार बार पढ़ते हैं। फाइन, इन HTML के पेजेस में इमेजेस, स्टाइल शीट्स, स्क्रिप्ट्स और बहुत सारी चीजें होती हैं। फाइन, मतलब यहाँ पर जितने भी HTML पेजेस आते हैं उनमें सारे के सारे HTML के प्रॉपर प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं। A user agent, commonly a web browser or a web crawler, initiates communication by using a request or by making a request for the specified resource using HTTP, and the server responds with the content of that resource or an error message if it is not available। मतलब यहाँ पर क्या हुआ भाई कि जैसे ही कोई भी यूजर को कोई भी वेबसाइट यूज करनी होती है, एक्सेस करनी होती है, तो वो क्या करता है भाई, अपने पीसी में वेब ब्राउजर को ओपन करता है, वहां पे अपनी रिक्वेस्ट टाइप करता है और उसको सेंड कर देता है। अब जैसे ही मैंने वहां पे कोई भी वेबसाइट टाइप करके एंटर प्रेस करा तो मेरा वेब ब्राउजर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को भेजेगा नेट के पास, नेट भेजेगा सर्वर के पास और सर्वर वहां पर चेक करेगा कि क्या मैं ऑथेंटिक यूजर हूं कि नहीं हूं। अगर मैं ऑथेंटिक यूजर हूंगा तो मुझे मेरी वेबसाइट दे दी जाएगी ओपन करके, लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा यूजर हूं जो ऑथेंटिक नहीं है तो उसको वेबसाइट नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम लोगों ने नोटिस करा होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने बहुत सारी वेबसाइट्स को बैन करा है। फाइन, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा है भाई, एक्चुअल वेबसाइट्स को बैन करने की बजाय उन वेबसाइट्स के पास जाने वाली जितनी भी रिक्वेस्ट थी उन सारी रिक्वेस्ट को बैन कर दिया है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, जैसे ही कोई भी यूजर उस वेबसाइट का नाम अपने एड्रेस बार पर टाइप करके एंटर करता है तो वो जो एड्रेस है वो हमारे ISP यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है और सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे चेक होती है कि वो वेबसाइट अवेलेबल है कि नहीं। अगर उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है तो हमारे फोन पे एक मैसेज आ जाता है कि दिस वेबसाइट इज नॉट एक्सेसिबल, और अगर वो वेबसाइट अवेलेबल होती है तो हम लोगों को वेबसाइट इजिली एक्सेस करने को मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सर्वर का काम है यूजर के पेज ट्रैकिंग को भी मेंटेन करना कि यूजर कब कौन सा पेज कैसे ओपन कर रहा है। द रिसोर्स इज टिपिकली अ रियल फाइल ऑन सर्वर सेकेंडरी स्टोरेज। अब जितने भी हम लोग पेजेस एक्सेस कर रहे होते हैं अपने वेबसाइट्स के, वो सारे के सारे सर्वर पर एक फिजिकल फाइल के तरीके प्रेजेंट होते हैं। फाइन, वेल बेसिकली सर्वर होता क्या है भाई, तो सर्वर एक कंप्यूटर है जिससे कि बहुत सारे अदर कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और ये कंप्यूटर क्या कर रहा है, इंटरनेट को पेजेस प्रोवाइड कर रहा है। ये इंटरनेट से कोई भी रिक्वेस्ट या कोई भी पेजेस ले नहीं रहा है, इसका जनरल काम क्या है, प्रोवाइड कर रहा है डेटा को यूजर को। फाइन, वेल नाउ वी विल टॉक अबाउट सम मोस्ट पॉपुलरली यूज सर्वर्स कि एक्चुअली हम लोग कौन कौन से सर्वर्स यूज करते हैं। फाइन, तो द मोस्ट पॉपुलरली यूज सर्वर्स आर अपाचे, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेटिव सर्विस, फाइन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। फाइन, अभी माइक्रोसॉफ्ट का IIS और ये अपाचे, ये दोनों मोस्ट पॉपुलरली यूज सर्वर्स हैं जिनका यूज हम लोग 90% वेब डेवलपमेंट के लिए करते हैं। फाइन, वेदर यू आर यूजिंग PHP, जावा, ASP, जावास्क्रिप्ट, एनी लैंग्वेज, इन सारी ही के लिए हम लोगों को इन्हीं दोनों सर्वर्स का मोस्टली यूज करना होता है। एंड देन वी हैव वन मोर, इट इज टर्म्ड एज Nginx। इसका नाम है Nginx बट इसको हम लोग बोलते हैं Nginx। फाइन, तो ये कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जो मोस्टली यूज होते हैं वेबसाइट्स की रिक्वेस्ट को एक्सेस या मैनेज करने के लिए। फाइन, अब जरा थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं। सपोज करो यू आर अ क्लाइंट कंप्यूटर, सपोज करो तुम एक क्लाइंट हो और तुमने क्या करा, फेसबुक एक्सेस करने के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट करी। अब जैसे ही तुमने अपनी एड्रेस बार पर जाके टाइप करा facebook.com, ये रिक्वेस्ट चली गई हमारे इंटरनेट के पास। फाइन, अब इंटरनेट में डायरेक्टली नेट पे नहीं जाती कोई भी रिक्वेस्ट, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जाती है हमारे इंटरनेट सर्विस
प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी के पास, यानी कि उस बंदे के पास जो हम लोगों को ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है। फाइन, अगर वो वेबसाइट अवेलेबल है हमारे आईएसपी के पास, तो आईएसपी क्या करेगा, उस वेबसाइट को इंटरनेट के थ्रू उसके सर्वर पे पहुंचा देगा। मतलब क्या हुआ, अब ये जो मेरा fb.com वाला रिक्वेस्ट था ये आ गया सर्वर पे। अब सर्वर चेक करेगा कि क्या मैंने लॉगिन करा था। फाइन, क्या मैंने लॉगिन पहले से करा हुआ था, इट मींस एम आई लॉग्ड इन और एम आई नॉट लॉग्ड इन। अगर मैंने लॉगिन करा हुआ होगा तो वो क्या करेगा, डेटाबेस पे जाके मेरी प्रोफाइल को फेच करेगा और उस प्रोफाइल वाले पेज को उठा करके वापस से सर्वर के थ्रू भेज देगा मेरे कंप्यूटर में। फाइन, और अगर मैंने पहले लॉगिन नहीं करा हुआ होगा तो वो क्या करेगा, वो डेटाबेस पे जाके एक नया पेज क्रिएट करेगा, एक ब्लैंक पेज उठाएगा और उसको भेज देगा मेरे सर्वर पर, मुझसे बोलेगा कि मैं पहले लॉगिन करूं यहाँ पर। फाइन, इस तरीके से सर्वर जनरली हमारी वेबसाइट की रिक्वेस्ट को मैनेज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं भाई व्हाट आर द कॉमन यूजेस ऑफ पीएचपी, कि आखिर पीएचपी को यूज करने के लिए मोस्ट कॉमन यूजेस यहाँ पर क्या होते हैं, या फिर पीएचपी के मोस्ट कॉमन यूजेस कहाँ हैं जहाँ जहाँ पे पीएचपी यूज होती है। फाइन, पीएचपी परफॉर्म सिस्टम फंक्शंस। पीएचपी सिस्टम फंक्शंस करती है जिनमें आ जाता है फाइल पे आने वाले सारे फंक्शंस। पीएचपी के थ्रू वी कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज फाइल्स। पीएचपी के थ्रू हम लोग फाइल्स को रीड, राइट, ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं। फाइन, पीएचपी के थ्रू हम लोग फॉर्म्स के डेटा को हैंडल कर सकते हैं, यानी पीएचपी के थ्रू हम लोग जितने भी फॉर्म्स हैं उनको भी मैनेज कर सकते हैं। फाइन, यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो आप लोगों ने गूगल फॉर्म देखा था अभी अपने एग्जाम पे। फाइन, यू मस्ट हैव सीन अ गूगल फॉर्म और एनी काइंड ऑफ फॉर्म व्हेनेवर यू जस्ट लॉग इन टू एनी पेज और यू जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ टू एनी पेज। तो जितने भी फॉर्म्स होते हैं इनमें से बहुत सारे पेज पीएचपी, जेएसपी, एएसपी, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, इन्हीं के थ्रू बने होते हैं। फाइन, अब ये जेएसपी और एएसपी भी पीएचपी की तरीके ही एक लैंग्वेज है, बट अभी हम लोग सिर्फ पीएचपी के बारे में डिस्कस करेंगे। जेएसपी और एएसपी के बारे में हम लोग फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे। फाइन, पीएचपी के थ्रू हम लोग अपने वेब पेजेस से एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं और डेटाबेस से भी एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। फाइन, देन नेक्स्ट इज पीएचपी एक्सेसेस कुकीज, वेरिएबल्स एंड सेट कुकीज। पीएचपी के थ्रू हम लोग कुकीज क्रिएट कर सकते हैं। अभी कुकी क्या होती है भाई, जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो हमारा आईडी और एक यूनिक आईडी, हमारी आईडी और एक सेशन आईडी एक फाइल के अंदर स्टोर कर दी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कुकी फाइल। ये कुकी फाइल क्या करती है भाई, जब तक का हम लोग लॉगिन रहते हैं तब तक का ये हमारे सेशन को एक्टिव दिखाती है, यानी हमारी प्रेजेंस को शो करती है सर्वर को। और जैसे ही हम लोग लॉग आउट कर देते हैं ये हमारी प्रेजेंस को वहां से डिलीट कर देती है। यानी कुकीज क्या कर रही है, जनरली यूजर की प्रेजेंस को ट्रैक करने का वर्क करती हैं। फाइन, देन नेक्स्ट इज यूजिंग पीएचपी यू कैन रिस्ट्रिक्ट यूजर्स टू एक्सेस सम पेजेस। मैंने अभी बताया था कि भाई पीएचपी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर को कुछ पेजेस एक्सेस करने के लिए रोक भी सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज इट कैन एनक्रिप्ट डेटा। वेल, पीएचपी के थ्रू हम लोग अपने सिंपल डेटा को किसी अदर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, यानी हम लोग अपने डेटा को किसी कोडेड फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। इट मींस वी कैन कोड आवर डेटा इन सच अ मैनर कि उसको कोई भी यूजर या कोई भी ह्यूमन रीड नहीं कर पाएगा। अब हम लोग बात करेंगे भाई पीएचपी के कुछ ऐसे फीचर्स जो उसको एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज बनाते हैं। Fine, now we have to discuss about the characteristics of PHP. Well, in general we have only 5 major features over here. Fine, the first is simplicity. PHP is a very simple language. PHP एक बहुत simple language है जिसका कोड लिखना बहुत easy task होता है. Then next is efficiency. PHP is very much efficient that even nowadays it is used in most of the most popular applications. Fine, whether we talk about Google, Facebook, Instagram, Twitter, fine, all these websites are using PHP because PHP is a very much efficient website. इसमें हम लोग बहुत सारे कोड्स और लॉजिक्स को डेवलप कर सकते हैं. फाइन, प्लस जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाली वेबसाइट्स होती हैं जहां पे भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, फाइन, 70% से ऊपर वेबसाइट्स ऐसी PHP पे बेस्ड है. फाइन, द नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. PHP में हम लोगों का डेटा एनक्रिप्ट हो जाता है. PHP क्या करता है, डेटा को एनक्रिप्ट कर सकता है through which it can easily secure our data from any kind of leak or any kind of hack also. Next is flexibility. PHP बहुत ही ज़्यादा flexible है. It means हम लोग अपने PHP को हर तरीके के लॉजिक में implement कर सकते हैं. And then next is, and the last one is familiarity. अब familiarity का मतलब क्या हो गया भाई, PHP एक बहुत ही ज़्यादा familiar language है. अब अगर किसी को भी HTML आती है, Python आती है, C++ आती है या C लैंग्वेज आती है, तो भाई वो लोग इजीली PHP के प्रोग्राम्स के साथ वर्क कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट PHP हमेशा कुछ लैंग्वेजेस के साथ में वर्क करती है. PHP को वर्क करने के लिए हमेशा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और MySQL की रिक्वायरमेंट पड़ती है. फाइन, और PHP इन्हीं लैंग्वेजेस के कोड के कुछ कंटेंट्स को भी यूज करती है अपने फंक्शनैलिटी में. फाइन, इसीलिए हम लोग PHP को एक बहुत ज़्यादा फेमिलियर लैंग्वेज मानते हैं उन सब लोगों के लिए जिनको थोड़ी बहुत भी कोडिंग आती है.
Fine. That's why anyone who just know anything about HTML can learn PHP very easily. अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो एक वेबसाइट को बनाने में जरूरी होते हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द की एलिमेंट्स ऑफ अ वेबसाइट, कि भाई आखिरकार वेबसाइट के वो ऐसे कौन से की एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, और आखिर उन एलिमेंट्स में पीएचपी कहाँ पर लाई करता है. फाइन. हम लोगों को ये भी देखना है कि वेबसाइट डेवलपमेंट के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिससे वेबसाइट बनती है, और आखिरकार उसमें पीएचपी कहाँ लाई करता है. वेल, किसी भी वेबसाइट में सबसे नंबर वन चीज होती है उसका स्ट्रक्चर या फिर उसका डिजाइन, और इसी स्ट्रक्चर या डिजाइन को हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड. फाइन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तुम लोगों को एक पेज दिख रहा होगा छोटा सा, ये एक फॉर्म है. फाइन. इस फॉर्म में ये हेडिंग है, ये टेक्स्ट है, ये कुछ टेक्स्ट फील्ड्स बनी हुई है, टेक्स्ट बॉक्सेस बने हुए हैं, ये भी एक बॉक्स है बड़ा सा, और यहाँ पर एक बटन है, प्लस यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है. फाइन. और यहाँ पर टेक्स्ट कलर भी अवेलेबल है. फाइन. अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तुम लोगों को छोटा सा डिजाइन दिखाई दे रहा है, इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाली चीज यानी स्ट्रक्चर और डिजाइन वाले पॉइंट को यूज करा है. फाइन. और ये जो फॉर्म हम लोग को यहाँ पर विजिबल है, इसको हम लोग कहते हैं वेबसाइट का फ्रंट एंड. फाइन. अभी फ्रंट एंड क्या होता है भाई, तो वो जो पार्ट हम लोगों को विजिबल होता है किसी भी वेबसाइट का, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड. और फ्रंट एंड के लिए वी नीड टू लैंग्वेजेस. फर्स्ट वन इज HTML एंड सेकेंड वन इज CSS. तो फ्रंट एंड सीखने के लिए हम लोगों को दो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए. फाइन. ये जो HTML और CSS है, ये दोनों की दोनों एक तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है. दीज आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो हम लोगों को आनी चाहिए फ्रंट एंड बनाने के लिए. देन आवर सेकंड पार्ट इज लॉजिक. लॉजिक का काम भाई यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यूजर ने फॉर्म फिल करा, अब सपोज करो यूजर ने नेम गलत डाला था या फिर उसने ईमेल एड्रेस यहाँ पर गलत टाइप कर दिया. फाइन. सपोज करो उसने ईमेल एड्रेस में लिखा ABC और उसने @gmail.com लगाया ही नहीं, या फिर उसने मैसेज वाले फील्ड को ब्लैंक छोड़ दिया, उसने नेम वाले फील्ड को ब्लैंक छोड़ दिया. फाइन. या फिर जब उसने सबमिट पे बड़े बटन पे क्लिक करा तो वो जो रिस्पॉन्स था वो यूजर के पास या जो मेन इंडिविजुअल है जो फॉर्म का ओनर है उस तक का पहुंचना चाहिए. फाइन. तो हमारे रिस्पॉन्सेस को स्टोर करना, डेटा को वैलिडेट करना, इन सारी चीजों के लिए हम लोगों को एक लॉजिक चाहिए होता है, और उस लॉजिक को हम लोग क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग PHP. फाइन. ये जो लॉजिक वाला पार्ट है, PHP के केस में हम लोग यहाँ पर PHP यूज करते हैं, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर कोई दूसरी वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज सीखो, फॉर एग्जांपल ASP और JSP, तो वहां पर हम लोग JSP का यूज करते हैं. फाइन. अब एक तुम लोगों के माइंड में छोटा सा क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आखिरकार हम लोग PHP को ही पहले क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग ASP और JSP को पहले क्यों नहीं पढ़ रहे हैं. फाइन. द रीजन इज वेरी सिंपल, इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी. ASP और JSP फ्लेक्सिबल नहीं है PHP के कंपैरिजन में, फर्स्ट प्रॉब्लम. एंड द सेकंड ड्रॉबैक इज JSP का लोड टाइम यानी जो स्क्रीन पे अपीयर होने का टाइम होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है इन कंपेयर टू PHP. एंड इफ वी टॉक अबाउट ASP, तो भाई ASP अब एक आउटडेटेड वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, मतलब आज की डेट में इसका ज्यादातर यूज नहीं होता है. फाइन. देन आवर थर्ड पॉइंट इज डेटाबेस. अब जैसे ही मान लो किसी भी यूजर ने इस फॉर्म को फिल करा, तो उसका नेम, ईमेल एड्रेस और मैसेज कहीं पर तो मुझे स्टोर करना ही पड़ेगा ताकि मैं इसको बाद में पढ़ सकूं. फाइन. तो मैं इसको जिस भी पेज में स्टोर करूंगा, जिस भी फाइल में स्टोर करूंगा, तो मुझे स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस चाहिए होगा, एक टैबुलर लाइक फॉर्म में मुझे इसको स्टोर करना पड़ेगा. उसके लिए हमें चाहिए होता है डेटाबेस, और डेटाबेस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं डायनेमिक डेटा कलेक्टर. Fine. And for that we will learn about MySQL. It means in our course we have to learn about total 4 things, that is HTML, CSS, PHP and MySQL. Now the most important thing. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम लोगों के माइंड में ये अराइज हो रहा होगा कि what we will learn first. So first we will learn HTML. हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे HTML को. फाइन. अब HTML बेसिकली एक लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं. फाइन. इट जनरली हेल्प अस टू डिजाइन और क्रिएट वेब पेजेस. ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. फाइन. ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. इट इज जस्ट अ फ्रेम. और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CSS को. CSS क्या होता है भाई, CSS एक तरीके का डिजाइनिंग प्रॉपर्टी है. ये क्या करती है, हम लोगों के स्ट्रक्चर को ब्यूटिफाई करती है. यानी HTML के थ्रू हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और CSS के थ्रू हम लोग अपने स्ट्रक्चर को ब्यूटीफुल बनाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे HTML के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट CSS, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे PHP और MySQL के लिए. फाइन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल द अपकमिंग क्लासेस, जितनी भी हमारी आगे आने वाली क्लासेस हैं, इन सारी क्लासेस में हम लोग HTML के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, भाई इस कोर्स में कुछ स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स फ्री मिलेंगे. फाइन. तो जितने भी स्टूडेंट्स फ्री में सर्टिफिकेशन पाना चाहते हैं, दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ वो है.
फाइन, एंड वी ओनली हैव फ्री 100 सर्टिफिकेट्स। हम लोग यहाँ पे सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट्स को ही फ्री में सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइन, बाकी बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बट यू कैन वॉच दीज ऑल वीडियोस फॉर फ्री। किसी भी वीडियो के लिए तुम्हें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, बट अगर तुम्हें सर्टिफिकेट लेने का मन है, इफ इन केस यू वांट टू गेट अ सर्टिफिकेट फॉर दिस कोर्स, देन यू कैन रजिस्टर हियर। Well, with this we end this class. You can ask all your queries or doubts in our Telegram channel. फाइन, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें और वहां पर आप हमसे सारे डाउट्स और क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं इस कोर्स से रिगार्डिंग और किसी भी अदर कंप्यूटर क्वेरी से रिगार्डिंग। और यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। फेसबुक का यूआरएल यहाँ पर दिया हुआ है। फाइन, हम लोगों के फेसबुक पेज को प्लीज लाइक करिए और वहां पर अपनी सारी क्वेरीज और पोस्ट और एरर्स को जल्दी से जल्दी पोस्ट करिए, सो दैट वी कैन हेल्प यू। Fine, you can also find our Telegram link and our Facebook link from our website, that is computertool.in. Fine, you just have to open the contact section or contact us page of our website और वहां पे तुम लोगों को सारी लिंक्स मिल जाएंगी। So, thank you for watching this video. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, and if you haven't subscribed the channel yet, then please go and subscribe it now.